देखो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे के अंदर जो हमारे तमाम लेक्चर्स का सीक्वेंस है, हम बुनियादी तौर पे आपको नेट की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक पॉइंट था कि ये कंप्यूटर्स जो कि एक बेजान चीज़ है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ है, उसके अंदर हमने कैसे रूप होगी। और बुनियादी थीम इसकी ये है कि यार ये कोई जादू नहीं है, एक के ऊपर एक चीज़ बिल्ड होती चली जाती है और आखिर में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ तामीर हो जाती है। आप मकानात को तामीर होते हुए देखते हैं, आपको नजर आता है कि पहले खुदाई की हुई है, सही है, और उसके अंदर कुछ रोड़े डाले जा रहे हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं रोड़े कहते हैं मेरे ख्याल में उसको। इसके अलावा उसके अंदर जब शुरू में सारे काम हो रहे होते हैं, पिलर्स बन रहे होते हैं, सरिया डाल रहे होते हैं, तो ज़रा भी खूबसूरती नज़र नहीं आती। अलबत्ता जब एक दफ़ा वो बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है तो आप लोग देख के हैरान रह जाते हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। लकी वन इसकी एग्जाम्पल है, बहुत तवील अरसे में तामीर हुआ, लेकिन जब एक दफ़ा तामीर हो गया तो कितना एक ज़बरदस्त सिस्टम लग रहा होता है कि देखो यार सारे स्टोर्स एक जगह मौजूद है। बीच में उन्होंने इतना बड़ा सा एक उन्होंने हॉल सा बनाया हुआ है, उसको मुझे टेक्निकल नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, एक बड़ा सा हॉल सा भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो अब हम देखते हैं तो हम लोग हैरान होते हैं, एफटीसी की बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन तमाम चीज़ों के अंदर जबकि बुनियादी बुनियादी चीज़ क्या होती है कि एक के ऊपर एक काम के ऊपर दूसरा काम, तीसरा काम, यहाँ तक कि आपके पास एक बिल्कुल खूबसूरत सा आउटपुट आ जाता है। इंटरनेट एआई की जब हम बात करते हैं, आज हम वैसे हमने जिक्र किया था हम वेब 3.0 को डिस्कस करेंगे, जिसकी एक बड़ी बुनियादी क्वालिटी जो है वो एआई का होना है। तो अब हम देखते हैं कि यार एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक बेजान चीज़ थी, उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कैसे पैदा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बुनियादी चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने कंप्यूटर की पूरी इंटरनेट की पूरी बुनियाद डाली। अब हमने यहाँ से बात शुरू की, सबसे पहले हमने बात शुरू की तारीख के ऊपर, फिर हमने बात शुरू की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कितना बड़ा इशू था, फिर हमने बात की कि 1960s के अंदर मरियम खान किस ने क्या कॉन्सेप्ट पेश किया था 1960 के अंदर। टेड नेल्सन साहब ने हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट दिया, हमने फिर बताया कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है और वो क्यों एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। फिर हमने बताया कि यार आइडिया देना अलग होता है, उसको पूरा फॉलो थ्रू करना, उस आइडिया को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा काम होता है। टेड नेल्सन साहब ने आइडिया तो दिया लेकिन उसको वो कंप्लीट नहीं कर सके। इस काम को कंप्लीट करने वाले साहब थे टिम बर्नर ली, जिन्होंने 1989 के अंदर तमाम मिसिंग पार्ट्स को उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी, सबसे पहले एक ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर आप हाइपर टेक्स्ट लिख सकें, उस लैंग्वेज का नाम क्या है, HTML। लेकिन सिर्फ लैंग्वेज बना देना काफ़ी नहीं है यार, उसको इधर से उधर मुंतकिल करने के लिए भी आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या रखा, HTTP रखा। जब उन्होंने प्रोटोकॉल भी बना दिया, लैंग्वेज भी बना दी, ठीक है, लैंग्वेज पे आपने लिख ली डॉक्यूमेंट और प्रोटोकॉल के जरिए ट्रांसफर कर दी। अब उसको दिखाने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए, ब्राउज़र। ठीक है, यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को कवर किया। उसके बाद फिर हमने बात शुरू किया इसके अंदर किस तेज़ी से तब्दीलियाँ आना शुरू हुई। इधर आपका पहला ब्राउज़र आया, उसके बाद फिर आपका दूसरा ब्राउज़र आया मोज़ैक के नाम से, जिसने कहा हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा आया, उसने कहा यार आप लोग सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हो ना, अब हम इसके अंदर आपको कुकीज़ भी देंगे, SSL की भी सपोर्ट देंगे, अब आराम से आपने जितनी खरीदारी करनी है खरीदारी कर लो। उसके बाद और तब्दीलियाँ तेज़ी से आती चली गई। उन्होंने कहा हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी डाल देते हैं, हम CSS भी डाल देते हैं, हम इसके अंदर अपने दूसरे स्टैंडर्ड्स बनाने लगते हैं, हम इसमें ASP और PHP भी बना लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यार ये जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है, ये CSS क्या चीज़ है। देखो मिसाल के तौर पे मिस शगुफ्ता ने पिछले सेमेस्टर के अंदर आप लोग के कुछ इवेंट्स करवाए, उनमें से एक इवेंट जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ड्रामा भी था। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल किस नॉवल के ऊपर था वो, हैरी पॉटर। ठीक है, चलो देखो एक हैरी पॉटर, ठीक है, अब हैरी पॉटर का टेक्स्ट है ना, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, कर लीजिए। अब हैरी पॉटर का एक टेक्स्ट है, ठीक है, आपने उस टेक्स्ट को पढ़ा, उस नॉवेल को पढ़ा, आप लोगों ने उसको एंजॉय किया। मिस शगुफ्ता ने कहा कि यार हमें इसके अंदर ना एक्टर्स चाहिए, ऐसे एक्टर्स जो इस नॉवेल के प्ले कर सके, इसको स्टेज कर सके। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हर एक्टर का अपना रोल है। अब जब एक्टर्स उस नॉवेल को परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे क्या हुआ कि आपके इंटरेस्ट में इजाफा हुआ, इंटरेक्टिव हो गया, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। किसी ने अपने हाथ में जो है आई डोंट नो छुरी उठाई हुई है, मिसाल के तौर पे उसका ये रोल था। दूसरे का रोल ये था कि उसने अचानक ही आके यहाँ पे चीखना चिल्लाना है, क्योंकि झगड़ा करना है। तीसरा का रोल था ये था कि जी वो बात को समझा रहा है, अपना अपना एक रोल होता है ड्रामे के अंदर। ठीक है, इसको हम कह लें जी ये हो गया आपका एक्टर्स।
इतने में सुंदुस आई। सुंदुस ने कहा देखें यार, एक्टर्स को अगर हम कपड़े भी पहनाए ना जो उनके रोल के मुताबिक रखते हैं, अगर कोई अम्मा जान बनी हुई है तो उसने अम्मा जान का टिपिकल रोल वाले कपड़े पहने हुए, अगर कोई टीचर बना हुआ है तो हमें टीचर वाले उसका लिबास हो, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर का ड्रामा है तो शेक्सपियर के ड्रामे के उस जमाने का जो लिबास है उसको हम अडॉप्ट करें। अपनी अपनी बात चल रही, ठीक है। उससे क्या हुआ कि आपके ड्रामे के अंदर क्या हुआ, एक्टर्स ने इंटरेक्टिविटी पैदा की, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने क्या किया, कॉस्ट्यूम की वजह से उसमें क्या पैदा हो गया, अट्रैक्टिव लगने लगा, रंग आ गए, ठीक है। एक हो गया टेक्स्ट, एक हो गया उसके अंदर इंटरेक्टिविटी डाली एक्टर्स ने, एक्टर्स अपने अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक आ गया कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उस कॉस्ट्यूम्स के जरिए से उसने उस ड्रामे के अंदर एक रंग पैदा कर दिया, राइट। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। आपका जो ये जो कुछ भी पूरा प्ले किया जा रहा है उस रूम को सेट करना, ठीक है। उसके लिए अगर आपको याद है प्रिंसिपल साहब ने ऊपर जो फॉल्स सीलिंग लगवाई थी आप लोग के इवेंट से पहले पहले, ठीक है, स्पॉटलाइट्स का अरेंज करना, ऐसा ही है, ठीक है। बैकएंड पे देखो बहुत सारे काम हो रहे हैं, गेस्ट को इनवाइट करना, इन तमाम चीज़ों का एक्सपेंसेस बर्दाश्त करना, ये सारे काम बैकएंड पे हो रहे हैं। इसको हम कह लेते हैं, लेट्स से कौन होता है हमारे ड्रामों में जो ये सारे काम मैनेज कर रहा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। देखो ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल या इस एग्जाम्पल के जरिए से ना जावा स्क्रिप्ट और एचटीएमएल के रोल को समझने की कोशिश करो। एचटीएमएल क्या चीज है, सिर्फ एक टेक्स्ट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट है, कोई इंटरेक्टिविटी नहीं है, कोई उस पर कलर नहीं है, कोई जिद्दत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आप जावा स्क्रिप्ट की मदद से उसके अंदर इंटरेक्टिविटी डालते हैं। जावा स्क्रिप्ट जो होती है एचटीएमएल को इंटरेक्टिव बनाती है। अब आपको एचटीएमएल के अंदर बटन्स भी आ गए, अब आपको इस एचटीएमएल के अंदर एनिमेशन भी आ गए, किसकी वजह से, जावास्क्रिप्ट के। कॉस्ट्यूम्स के लिए रंग डालने के लिए क्या यूज करेंगे, सीएसएस। अब प्रोड्यूसर क्या हो गए, आपके बैकएंड के लैंग्वेज जैसे एएसपी या पीएचपी। अब इसको एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। टेक्स्ट हो गया आपका एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंटेशन, एमएस वर्ड पे कोई डॉक बनी हुई है, सब में देखिए एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट, आप लोग के पास पीडीएफ जो होती है सब क्या होती है, आप यूं समझ लो कि टेक्स्ट है। आगे एक कदम बढ़ाते हैं, आप उसको कहा जाता है कि उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लेकर आओ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव होती है या नहीं होती, आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, बटन दबाते हैं अगली स्लाइड आ गई, दूसरा बटन दबाया पिछली स्लाइड आ गई, उस पर लिंक्स होते हैं, बताया आखिरी स्लाइड पे जंप मार देते हैं, फिर दूसरा बटन दबाया पहली वाली स्लाइड पे आ जाता है। एनिमेशंस होती हैं पावर पॉइंट में, आप उसमें यह भी ऑप्शन होता है अगली स्लाइड आए तो कोई ऑडियो चलना शुरू हो जाए, ठीक है, आपको अगली स्लाइड आए तो वीडियो चलना शुरू हो जाए, सब चीजें हैं। ये इंटरेक्टिविटी है या नहीं, इन सब चीजों को आप समझ लो गोया कि ये जावास्क्रिप्ट है। आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर एनिमेशन नजर आ रही है तो उसके पीछे क्या है, जावास्क्रिप्ट। आप लोग अभी जो मेरा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस फॉर्म को फिल करते हुए अगर आप लोग की नाम की सीट नंबर आप लोग सही ना डालें या नाम की स्पेलिंग सही ना हो, कैपिटल में ना लिखा हुआ हो, तो क्या होता है उसके अंदर एरर आ जाता है। ये कौन कर रहा है ये सारा काम, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्टिविटी डाली, वो पहले चेक करते हैं, भाईजान एक मिनट रुक जाओ मैं चेक करके बताता हूँ, चेक किया उससे बताया कि सही नहीं है तो वो वहीं पे एरर दे देता है। ये काम किसका हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का। सीएसएस उसी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर या पावर पॉइंट की डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कलर्स डाल दिए, इमेजेस डाल दिए, ठीक है, आपके फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर दिया, फॉन्ट की फैमिली चेंज कर दी, ये तमाम चीजें किसमें आती हैं, सीएसएस के अंदर आती है। अब मिसाल के तौर पर देखो जैसे ये चल रहा है एएसपी और पीएचपी, एचटीएमएल, पहले तीनों भी हम एग्जांपल ले लें। मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, मेरी वेबसाइट के ऊपर आप लोग गए, उसके अंदर जो था मेरा क्लास का लेक्चर आ रहा था, ठीक है, मैंने सीएसएस की मदद से उसके अंदर हेडिंग्स, कलर्स ये सब डाल दी, मैंने जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें एक और चीज डाल दी, क्या कि बच्चा पूछ सकता है, मैं बच्चे से पूछ सकता हूँ कि यार आपको लेक्चर समझ में आया तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो पे क्लिक कीजिए। ये इंटरेक्टिविटी हुई नहीं हुई, ये किससे डाली, जावास्क्रिप्ट से। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक और चीज चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अदील अगर मेरी वेबसाइट पर आते हैं, मैं उस पर जब फीडबैक मांगा ना, अदील ने अगर अपना नाम के साथ फीडबैक दिया तो अदील को उसका मैसेज आए, थैंक यू अदील, ठीक है, आपका पुराना, आपने पहले ये फीडबैक दिया था, हमने आपके फीडबैक पे पूरा हिस्ट्री बता दो अदील। बिल्कुल जैसे फॉर्म फिल किया तो फॉर्म के फिल करने के बाद मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैसेज गया, वहां पे किसी ने उस मैसेज को पढ़ के उसके लिहाज से रिस्पॉन्स दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, वहां से किसी ने उसको देख के बताया कि हाँ यार फॉर्म सबमिट हो गया, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म।
आपने कोई सबमिट किया, किसी ने देखा हाँ जी आपके इतने नंबर, आपके 18 नंबर आए, आपको ईमेल कर दी, ठीक है। अदील ने अपना फीडबैक दिया, अदील के पास मैसेज आ गया, अदील थैंक यू, आपने पहले भी हमें ये रिस्पांस दिया था, आपकी रिस्पॉन्सेज की वजह से हमने अपनी क्लास में ये तब्दीली लेकर आए हैं, आइंदा वाली भी अंदर हम ये क्लास में तब्दीली लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें पीछे को सर्वर पे पीछे पे बैठा हुआ जो पढ़ के फैसला कर रहा है, ऐसा समझ में आई मेरी बात। ये जो पीछे पढ़ के फैसला करने वाले काम होते हैं ना, ये इन लैंग्वेजेस में हो रहे होते हैं, ASP, PHP, गोलैंग, पाइथन, ठीक है। इन लैंग्वेजेस से आपके नाम सुन के ना तो ये आपका कोर्स का मतलब कि आप कंप्यूटर साइंस की क्लास में नहीं है, आप सॉफ्टवेयर की क्लास में नहीं है, अलबत्ता आपको ये पता होना चाहिए कि इन लैंग्वेजेस का काम क्या है, ओके। यहाँ पे आपने मैसेज भेजा, वहां पे कोई बैठा हुआ सर्वर जो आपकी इस बात को सुन के, जो आपके लेक्चर को सुन के, जो आपकी फॉर्म को सबमिट करके फैसला कर सके कि हमने करना क्या है। ये सारे काम कौन सी लैंग्वेज में हो रहे हैं? आपने अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कराया, ठीक है, फॉर्म गया कहाँ पे? कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी वालों ने आपको क्या दिया? सीट नंबर, ठीक है। कहाँ से? तो वहां पे कोई बंदा बैठा हुआ था ना, तो ये काम किसने किया? अब यू समझ लें ASP, PHP या पाइथन। यहाँ जी, अब आपका सवाल, आपका नाम क्या है? मासूमा जी। क्या मासूमा का सवाल है कि जावा स्क्रिप्ट में और इन लैंग्वेजेस में क्या फर्क हुआ, ठीक है। देखो, जावा स्क्रिप्ट का बुनियादी मकसद ये है कि वो आपके उस काम के अंदर इंटरेक्टिविटी पैदा कर रहा है, आप ही के एंड पे काम कर रहा है। आपने ब्राउजर में काम किया, उसने उसी वक्त चेक कर लिया यार ये तो गलत आ रहा है, ये तुमने गलत किया, पीछे जाके वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इन लैंग्वेजेस का, जिनको हम कहते हैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस, ये सर्वर पे काम कर रही होती है। ये आपके ब्राउजर में चल रहा होता है जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML कहाँ होता है? आपके ब्राउजर में होता है। आपके ब्राउजर में इतनी सलाहियत होती है कि उसने HTML को कैसे दिखाना है, CSS के साथ कैसे दिखाना है और जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे दिखाना है। ये तीनों चीजें कहाँ चल रही होती हैं? ब्राउजर में। ये कहाँ चल रहा होता है? सर्वर पे, ठीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है मासूमा का, ठीक। इसको अगेन, ये आपका सर्वर हो गया, सर्वर एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये मासूमा का कंप्यूटर हो गया, मासूमा इस कंप्यूटर को यूज कर रही है। मासूमा ने वेबसाइट एक्सेस की, किसमें एक्सेस की? ब्राउजर के अंदर, ठीक है। अब यहां से सर्वर से डेटा इसके पास गया, ठीक है। ब्राउजर ने उसके अंदर HTML में दिखाया, ठीक है, कैसे दिखाना है। उसमें CSS की मदद से कलर डाला हुआ था, तो उसमें डिफरेंट कलर भी आ गया। उसके अंदर उन्होंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया, तो उसी वक्त फॉर्म को चेक किया गया। ये काम किसने किया? इस फॉर्म को किसने चेक किया? जावास्क्रिप्ट ने। उसके बाद ये डेटा वापस आया सर्वर पे, सर्वर ने चेक करके अपने पास स्टोर किया। उसने कहा जी ये मासूमा है, ये पहले ये काम कर चुकी है, ये वगैरह वगैरह पूरा किया, उनको ईमेल करनी है, ये काम सर्वर पे हो रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा होगा? यहाँ पे जी ASP या PHP या पाइथन या गोलैंग, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जहाँ पे काम कर रही होती है, ठीक है। ब्राउजर में कौन सी लैंग्वेज काम कर रही होगी? इसे देखिए, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मुझसे लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है किसके लिए है? ब्राउजर के लिए, ओके। बहुत अच्छा सवाल था मासूमा का, समझ में आ गया, ठीक है। आप जो बैठे बैठी बेटा, आपका नाम क्या है? दोबारा बोलिएगा। वजीहा, समझाया जरा अभी ब्राउजर और ये वाली बात, सर्वर वाली बात, सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अभी तक आपने जो काम किए कॉलेज, मेरे साथ जो काम किया, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट कहाँ नजर आई? एक मिनट, सुहेल, क्या आपको नाम क्या था आपका? मनाहिल सुहेल जी। जो फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हैं, उस फॉर्म के अंदर जब जरा सा भी गलत नाम डाले या सीट नंबर गलत डाले, फोन नंबर गलत डाले, तो उसके साथ ही जो एरर आ रहा होता है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये बात समझ में आ गई, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप बोर्ड साफ कीजिए, एक मिनट, फायदा की तस्वीर ली अपने, ओके। बोर्ड साफ करें। अच्छा, अब अगली जो हम बात करेंगे, उसे हैरी पॉटर की स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखी हुई है, तस्वीर डिलीट कर दीजिएगा स्पेलिंग गलत है मेरी, हैरी पॉटर लिख दिया मैंने। अच्छा, मूविंग ऑन, हम बात करते हैं, अगला जो बात करते हैं हम, देखो यहां तक समझ में आ गया कि चीज के ऊपर एक के बाद एक हुआ क्या। जो इन्वेंशन शुरू हुई, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, स्पटनिक की एग्जांपल दी थी, अपोलो की एग्जांपल दी थी, कि एक इन्वेंशन हुई, उसके बाद इस तेजी से तब्दीलियां आनी शुरू हुई
कि एक सैटेलाइट आपने आसमान में भेजी थी, स्पेस में भेजी थी एक सैटेलाइट, 12 साल के अंदर अंदर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी पैदा हो गई कि आप इंसान को चांद पे पहुंचा दें। बहुत बड़ा कारनामा था। कुछ ऐसी ही चीजें नेट के साथ भी हुई। एक दफा आपने HTML बनाया, इधर आपने HTML बनाया, इधर आपने जावास्क्रिप्ट बना दी, साथ साथ CSS भी बना दिया, और फिर आपने सर्वर साइड लैंग्वेजेस बनाना शुरू कर दी, ESP बनाई, PHP बनाई, तेजी से तब्दीलियां आनी शुरू हो गई। इन तमाम चीजों की वजह से नेट का अपना हुलिया भी बदलता चला गया, नेट की शक्ल सूरत बदलती चली गई। जब नेट शुरू हुआ था, जब ये तमाम चीजें शुरू हुई थी, तो क्या उस जमाने में फेसबुक था? नहीं था। क्या यूट्यूब था? नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन तमाम चीजों में तब्दीली आई। आज हमारे पास नेट पे फेसबुक, यूट्यूब को हम नेट ही समझते हैं। अब हम AI की बात कर रहे हैं, अब हम वेब 3.0 की बात कर रहे हैं। हुआ क्या? देखो, जब नेट शुरू हुआ ना, तो इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में जा रही हैं, लाइब्रेरी में जाके आपने कहा कि मुझे सफदर साहब की वेबसाइट पर जाना है। लाइब्रेरियन ने, सर्वर ने सफदर साहब की वेबसाइट आपको दिखा दी, उसमें सफदर साहब के नोट्स पड़े हुए। सफदर साहब ने CSS की मदद से उसमें बड़े छोटे फॉन्ट्स कर लिए, ठीक है। सफदर साहब ने जावास्क्रिप्ट की मदद से उसमें इंटरेक्टिविटी डाल दी। आपने कहा मुझे इसके अंदर जाके जो है मुझे हबीबुल नबी साहब के नोट्स चाहिए, उसने हबीबुल नबी साहब की नोट्स आपको पूरी फाइल खोल के दे दी, आपने उसमें नोट्स देख लिए। ये था वेब का पहला सूरत या पहली वर्जन। इसका नाम हमने रखा वेब 1.0, ठीक है। वक्त के साथ साथ चीज़ों में तब्दीलियां आती हैं तो हम उसके लिए नए नाम सोच कर लेते हैं। किसी इसमें इतनी तब्दीली आ गई, अब उसके लिए कोई नया नाम होना चाहिए। तो जो पहला था उसका हमने कहा या तो वेब 1.0। अब क्या तब्दीली आने लगी, जब आहिस्ते आहिस्ते आपके पास ये जावास्क्रिप्ट आ गए। जावास्क्रिप्ट की मदद से वेबसाइट्स के अंदर इंटरेक्टिविटी में इजाफा हो गया। वेबसाइट अब स्टैटिक नहीं रही। अब अगर मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, तो अपने नोट्स दिखाने के अलावा मैं उससे सवाल भी पूछ सकता हूँ। वक्त के साथ साथ जब आपकी सर्वर साइड लैंग्वेजेस PHP, ASP, गोलैंग, पाइथन आम होती चली गई, कॉमन होती चली गई, तो अब क्या होने लगा कि मैंने कहा यार मेरे जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, उससे मैं सवाल भी पूछने लगा। मैंने कहा फातिमा, आपने ये पढ़ लिया, आपका नाम क्या? फातिमा नाम है, ओके, जरा से मेरे इन 2 सवालों का जवाब भी दे दीजिए। वजिया, आप आई हैं, आपने मेरी वेबसाइट पे मेरे नोट्स पढ़ लिए, जरा से इन सवालों को भी जवाब दे दीजिए। अब क्या हो रहा है कि चीजों के अंदर इंटरेक्टिविटी बढ़ रही है। पहले क्या था? स्टैटिक है, मैं आया, मैंने लेक्चर दिया, मैं चला गया। दूसरा तरीका, मैं आया, मैं बीच से सवाल भी पूछ रहा हूँ, मैं बीच से कह रहा हूँ आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दो, ये वाला टॉपिक आपने प्रिपेयर करके आना था, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप पढ़ाएंगे। अब क्या हो रहा है? पूरी क्लास का थीम, क्लास का स्टाइल चेंज हो रहा है। क्लास का जो पूरा स्टाइल जो है चेंज हो रहा है। एक पढ़ाने का अंदाज क्या है कि आपने आकर लेक्चर दे दिया, एक दूसरा अंदाज क्या है कि क्लास को आप इंटरेक्टिव रख रहे हैं, ठीक है। अब हर टीचिंग स्टाइल का अलग अलग नाम होता नहीं होता। इसी तरीके से हर वेब का जो अंदाज बदला तो उसका भी नाम कुछ और हो गया। वक्त के साथ साथ वेबसाइट्स के अंदर इन चीजों का रुझान बढ़ने लगा कि कस्टमर को या यूजर को इन्वॉल्व करो। पहले वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, मेरी बना दी, आपने देख ली। अब क्या उसमें होने लगा कि भाई सवाल के साथ फॉर एग्जाम्पल ऊपर नोट्स आए, नीचे सवाल आए, अब आप उस सवाल का आंसर भी आपने लिखना है। आपके नाम के साथ आ रहा है फायजा ने ये जवाब दिया, ठीक है, मासूमा ने ये जवाब दिया, मरियम ने ये जवाब दिया, पूरा वो सबके साथ एक साथ चीजें कंपाइल हो रही है पूरी। अब जो बंदा, अब अदील जब वेबसाइट पे गया, ठीक है, तो अदील को वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे मेरे नोट्स के साथ मनाहिल सोहेल के कमेंट्स भी नजर आ रहे हैं, वहां पे बुशरा का फीडबैक भी नजर आ रहा है, वहां पे ये भी नजर आ रहा है कि फायजा ने सवाल का क्या जवाब दिया। देखो पहले और इसमें फर्क नजर आ रहा है? फर्क हुआ नहीं हुआ? फर्क तो है ना, इतना तो मानते हो, ठीक है। जब ये चीजें होने लगी, लोगों ने कहा यार इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम सोशल मीडिया क्यों ना बना लें। यहाँ पे फिर आपका फेसबुक शुरू हुआ। पहले क्या था? पहले आपने अपना पेज बनाया हुआ है, माय नेम इज फॉर एग्जांपल रीशा, ये मेरी तस्वीर है, ठीक है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, आपका वेब पेज बना हुआ है। लोगों ने जोर से तालियां बजाई, यार आपने वेबसाइट बना ली, जबरदस्त। आगे बढ़ के जब अरीशा ने उसके अंदर ये भी डाला कि अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो अपना फोन नंबर डाल दें यहाँ पे, मैं आपको कॉल कर लूंगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से सोशल मीडिया का आगाज हुआ। अब फेसबुक पे क्या होने लगा? आप वहां गए, आपने अपना अकाउंट बनाया, आपने अपना अकाउंट बनाया, अपनी तस्वीरें भी डाल सकते हैं, अपने टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, दूसरे लोगों को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले वाला जमाना जिसके अंदर लाइब्रेरी में जाके आप कह रहे हैं सफदर के साहब के नोट्स दे दो, हबीब साहब के नोट्स दे दो, और ये जो पूरी कम्युनिटी बनती जा रही है, कम्युनिटी हॉल बनता जा रहा है, दोनों में फर्क है या नहीं है? पहले का अखबार सबके आपके पास आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सबने उस अखबार को पढ़ लिया, जो लिखा हुआ पढ़ना है आपने। अखबार को एडिटर होता है, आप लोग उसके पास सबमिट करते हो, वो आपकी सबमिशन को अप्रूव करता है, उसको छाप देता है। आगे चल के तब्दीली आने लगी, हमने कहा अखबार, बजाय अखबार पब्लिश करने के हम हर किसी से कह रहे हैं या नोटिस बोर्ड पे जाके लगा दो जो तुम्हें लिखना है,
मैं नोटिस बोर्ड पे गया, मैंने वहां पे पढ़ लिया कि जी मासूमा ने ये एतराजात किए हुए, बुशरा ने ये रिपोर्ट्स दी हुई है, ठीक है, समरा ने ये लिखा हुआ है, दोनों में फर्क हुआ नहीं हुआ। जो बंदे भी चाहे जाके बोर्ड पे लगा दे। ये बोर्ड क्या थे? फेसबुक की वॉल। ऐसा हुआ नहीं हुआ? फेसबुक की वॉल थी क्या? जो चाहे अपना लिख के लगा दे, ठीक है, मेरे बच्चे की तस्वीर, दूसरे ने लगा दिया कि जी मैं जो हूँ यहाँ घूमने गया हुआ, तीसरा कह रहा है मैं ये खाना खा रहा हूँ, खाने की तस्वीरें लगाई हुई है। तो ये दोनों में फर्क हुआ। एक अखबार है, जैसा है पढ़ना है, जंग अखबार आपके पास आया है, डॉन आया है, जो लिखा हुआ पढ़ना है। और दूसरा क्या हो रहा है? नोटिस बोर्ड पे जाके हर कोई अपनी मर्जी की चीज लगा रहा है। मरियम खान ने जो आर्टिकल लिख के लगाया, जो उन्होंने तस्वीरें लगाई, सबको बहुत पसंद आई। मनाहिल सुहेल ने जो लगाया वो इतना सा था, किसी ने उसको इग्नोर कर दिया। अपनी मर्जी है, ऐसा है या नहीं? लेकिन अगर यही काम अखबार पे हो रहा होता तो मनाहिल सुहेल चूंकि एडिटर की रिश्तेदार है तो अखबार के फ्रंट पेज पर उनकी खबर छाप रही है। अब मरियम खान से उनकी दुश्मनी है तो उसको आखिर में डाल रही है। नोटिस बोर्ड पे सबकी अपनी मर्जी। फेसबुक के वॉल पे ऐसा ही होता था, अभी भी ऐसा ही होता है कि जिसका आर्टिकल पसंद है आपको वो ऊपर आ रहा है, आपकी अपने ऊपर चल रहा है। देखो दोनों में फर्क हुआ नहीं हुआ। पहले वाला एक कंटेंट जनरेट कर रहा है, सफदर साहब के अपने नोट्स है, हबीब साहब के अपने नोट्स है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं। दूसरा वाला तो सिस्टम क्या है? कम्युनिटी वाला सिस्टम हो गया कि कम्युनिटी है, सब मिलकर उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फेसबुक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। आप लोग जाके उस पर अकाउंट बना सकते हैं, अपना डेटा उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं, अपनी तस्वीर डाल सकते हैं। यूजर खुद कंटेंट जनरेट कर रहा है, जो यूजर है वो खुद कंटेंट को जनरेट कर रहा है। ये वाली बात समझ में आ रही है? कुछ सवाल इस हवाले से लोगों ने कहा कि जब यूजर कंटेंट जनरेट कर सकता है, मिसाल के तौर पर तला साहब की वेबसाइट पे जाके मनाहिल, बुशरा, सब स्टूडेंट्स अपना अपना कमेंट्स डाल सकते हैं, यार हम ऐसा क्यों ना करें, हम कॉलेज के लिए नोट्स की एक वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर हर स्टूडेंट अपने सवालों के जवाब डालता जाएगा, हमारे पास फाइनली तमाम सब्जेक्ट के नोट्स तैयार होंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता? वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाकर सुंदर से अपना अकाउंट बनाया, सुंदर से कहा टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, और फिर उसने अपने नोट्स डाल दिए। ओके, इतने में दूसरी स्टूडेंट आई, मासूमा आई, मासूमा ने कहा मैं इसमें अपने नोट्स डाल देती हूँ। मासूमा ने दूसरा टॉपिक को चूज किया, उसने कहा टीचिंग स्टाइल्स, मैं टीचिंग स्टाइल्स पे बात करूंगी। अपने अपना चल रहा है ना, ठीक है। अब ये चीज क्या बन गई आगे चल के? विकीपीडिया। पहले आपकी जो इंसाइक्लोपीडिया होती थी वो उसको कुछ बाकायदा एडिटर की टीम होती थी, वो बैठ के पूरा इंसाइक्लोपीडिया को लिखते थे। अब क्या होने लगा कि दुनिया भर के लोग उसमें शामिल हो गए, सब उस पर लिखने लगे। मिसाल के तौर पे सुंदर से किस टॉपिक पे लिखा था कि टेक्निक्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, इतने में मनाहिल सुहेल गई, उन्होंने कहा यार इससे ये चीज गलत लिखी है, ये जो है ना गलत लिख दो, उसको एडिट करके सही कर दिया। इतने में फायजा गई, फायजा ने कहा नहीं सही तो लिखा हुआ था, तुमने गलत लिखा, उसको वापस रिस्टोर कर दिया। अब ये तमाम चीजें विकीपीडिया पे हो रही होती है। विकीपीडिया पे ऐसे ही होता है, दुनिया भर के लोग मिल गए और एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने लिख लिया। दुनिया का जिस टॉपिक पे भी सर्च करेंगे सबसे ऊपर क्या चीज आती है? विकीपीडिया। देखो ये यूनिक फीचर्स है जो वेब 2.0 को डिफाइन कर रहे हैं। वेब 2.0 किसी ने नहीं लगा, वेब 2.0 कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी ने बनाई हो, वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आती चली गई। फैशन की मिसाल है, फैशन के अंदर कभी कोई ऐसा नहीं होता कोई आके अनाउंस करते हैं आज रात 12 बजे के बाद हम ये नए वाले बेल बॉटम ट्राउजर्स पहनना शुरू करेंगे, कोई आके नहीं कहता। ऐसे ऐसे खुद ब खुद चीजों में चेंज आने लगता है। आपके कुर्ते चेंज हो जाते हैं, अफगानी कुर्ता, पता कौन कौन से कुर्ते, तो कोई अनाउंस नहीं करता, आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड में तब्दीली आती है। यहाँ तक की तब्दीली बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपकी वालदा कहती है हमारे जमाने में ऐसा था, आजकल के दौर में ऐसा है, राइट। यही चीज वेब के साथ हुई। लोगों ने कहा कि जी हमारे जमाने में तो हम जाते थे, बस वो एक वेबसाइट होती थी, उसमें टीचर के नोट्स होते थे, उसमें कलर आ गए तो हम लोग इतने हैरान होते या कलर्स भी आ रहे हैं, उसमें थोड़े से बटन्स आ गए तो हम इतने हैरान हो गए थे। अब तुम लोग के जमाने में तो भाई लोग अपनी तस्वीरें भी डाल रहे हैं, लोग आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, अपना कुछ हो रहा है, ये तो बिल्कुल नई चीज है। तो हमने कहा कि भाई जो आपका जमाना था वो वेब 1.0 था और जो आज का जमाना है वो वेब 2.0 है। इस वेब 2.0 के जमाने में क्या नजर आ रहा है आपको? सोशल मीडिया, ठीक है, आपको यहां पे सोशल मीडिया नजर आ रहा है और कोलैबोरेशन नजर आ रही है, मिलके आप लोग इसमें काम कर रहे हैं। और यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर्स जो है खुद कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। फेसबुक पे जाके आप लोग जिस टॉपिक पे चाहे आप आर्टिकल लिख लें, आपने खाने की तरकीब लिखनी है लिख लें, आपने मिसाल के तौर पाकिस्तान की सियासत पे लिखना है लिख लें, आपने सोलर सेल की खरीदारी करने के क्या टेक्निक्स होती है, क्या चीजों को देखना चाहिए वो लिख दें, पुराना कंप्यूटर खरीदते वक्त किन चीजों को देखना चाहिए वो लिख दें, आप चाहे तो कॉलेज के बारे में अपना फीडबैक लिख लें, जो आपकी मर्जी। कॉन्टेंट कौन जनरेट कर रहा है? यूजर खुद कर रहा है। यूजर आपस में कोलैबोरेट कर सकता है, ठीक है, यूजर के सोशल मीडिया चल रहा है यहाँ पे,
ये बात समझ में आई? इसके अलावा एक और चीज भी है, हैशटैग्स। हैशटैग क्या होता है पता है? ये हैशटैग्स जो है ना, ये भी वेब 2.0 की एक जरिया वो है, इन्वेंशन। हैशटैग्स का कॉन्सेप्ट भी कहां से आया? वेब 2.0 के अंदर। अब सब लोगों ने अपने अपने कंटेंट डाल दिए, राइट? ये कंटेंट आपस में लिंक कैसे होंगे? तो उन्होंने उसके लिए कहा हैशटैग, एक मौजू हो, उस टॉपिक के ऊपर जो भी चीज आ रही है उस टॉपिक का नाम रखा उन्होंने हैशटैग। ये तमाम चीजें आपके आ रही किसके अंदर? वेब 2.0 के अंदर। कोई सवाल आप इस हवाले से? असल चीज बस इतनी सी है, टैग्स का जो कॉन्सेप्ट आया ना, ये पूछ रही है टैग्स का जो कॉन्सेप्ट आया, टैगिंग के जरिए से। देखो मिसाल के तौर पे आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे दुनिया भर के लोग आ गए, ट्विटर पे दुनिया भर के लोग आ गए, कंटेंट सुबह कौन जनरेट कर रहा है? यूजर कर रहा है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, कंटेंट यूजर खुद जनरेट कर रहा है। अब इस क्लास के अंदर लेट्स से 18 स्टूडेंट्स हैं, 18 बंदों ने अपना कंटेंट जनरेट किया, फायजा ने खाने की तरकीबें डाली, यही काम जो है वजीहा ने भी किया। अब इन तमाम चीजों को आपस में लिंक कैसे करें? मैं जाके देखना चाहता हूँ यार, मुझे आज खाने की तरकीबें नहीं देखनी, मुझे आज देखना है क्लास के बारे में देखना है, टीचिंग स्टाइल्स के बारे में आर्टिकल्स देखने। तो उसके लिए उन्होंने टैग्स का कॉन्सेप्ट दिया कि टैग्स के जरिए से जो मिलते जुलते टॉपिक है वो टैग्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब भले फायजा जो है वो दुबई में रहती हो, सुंदुस जो है फॉर एग्जाम्पल अगर वो बांग्लादेश में रहती हो, वजीहा जो है वो अफ्रीका में रहती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैग्स ने उनके तमाम कंटेंट को आपस में जोड़ दिया। मैं वेबसाइट में जाकर टैग्स की मदद से उस चीज को देख सर्च कर सकता हूँ बस। अब उसके लिए उन्होंने एक ट्रेंड ये बन गया कि यार हैश का साइन बनाओ और आगे टॉपिक लिख दो बस। तो ये वो एक यूं समझ ले कि एक स्टैंडर्ड बन गया, लोगों ने अपने तौर पे इस चीज का एक स्टैंडर्ड बना लिया। रवासिया, ओके, रवासिया ये बताइए वेब 2.0 किसने इजाद की? किसने? इंसानों ने इजाद की। अच्छा ओके, अलीशा किसने इजाद की? हाँ, आप सब मिलकर इनमें दम दुरूद करें, ठीक है जी। अलीशा किसने इजाद की? बेटा बेल बॉटम का फैशन किसने इजाद किया था? किसने फैसला किया कि कल से रात 12 बजे के बाद से हम सब ने बेल बॉटम पहननी है? तो वेब 2.0 किसने इजाद की? ट्रेंड्स किसी ने इजाद नहीं की। ये आहिस्ते आहिस्ते उसमें ट्रेंड्स आते चले गए और फिर इतनी तब्दीलियां हो गई कि 2004 के अंदर 10 साल के 1989 के अंदर आया था आपका पहला HTML। ठीक है, कितने हुए? 11, 11 और 4 15। 15 साल के अंदर अंदर उन्होंने कहा, 15 साल के अंदर उन्होंने कहा यार ये वेब की तो शक्ल ही बदल गई है, अब इसका नाम कुछ और रखना चाहिए, ये वेब 2.0 है। देखो अब ये जो सवाल है इनका कि व्हाट्सएप के अंदर, जैसे आपने हैशटैग की बात की, व्हाट्सएप में आप ऐड करते तो उस बंदे का नाम आ जाता है, खुद ब खुद नाम आ जाता है। देखो ये वही वाली बात चल रही है कि वेब ने जावास्क्रिप्ट की मदद से ये फीचर्स डाले। ठीक है, देखो ये चीज, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। आप डॉट जैसा चले व्हाट्सएप तो आप बोलेंगे हमारी मोबाइल पर चल रहा है, आप फेसबुक की भी बात कर लें, फेसबुक के ऊपर भी कमेंट लिखते वक्त अगर आप ऐड करके उसमें लिखे रवासिया तो पूरा नाम आ जाता है, खुद भी RWA लिखेंगे पूरा का पूरा नाम आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। देखो अब कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट ने चेक किया कि उसने लिखा @RWA, उसने कहा अच्छा जी किसी का नाम लिख रहा है, उसने जाकर सर्वर से कहा भाई तो आपके पास कोई है इसमें? उसने कहा यार इनके फ्रेंड लिस्ट में ना रवासिया आता है, उसने लिस्ट भेज दी, उसने उसको दिखा दिया रवासिया। सही है, तो ये वही वाली बात चल रही है कि क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट और पीछे आपकी बैकएंड लैंग्वेजेस PHP की मदद से मिलजुल के इतना जबरदस्त कॉम्पिटिशन बन गया। लोगों ने छोटी छोटी चीजें इजाद की और छोटी छोटी चीजों को मिला के लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज कर ली, बहुत बड़ा काम कर लिया। लोगों ने जावास्क्रिप्ट बनाई, उन्होंने ये सोच के जावास्क्रिप्ट नहीं बनाई थी कि हम ऐड करेंगे तो लिखा हुआ आएगा। उन्होंने जावास्क्रिप्ट इसलिए बनाई कि चलो यार एक इंटरएक्टिविटी आ जाए। उन्होंने पीछे सर्वर की लैंग्वेज बनाई कि पीछे कोई बैठा हो जो आपके सवालों का जवाब दे सके। दोनों को जब कंबाइन किया, आपने लिखा @रवा और आगे उसने पीछे से पूरी लिस्ट भेज दी कि भाई ये सारे लोग हैं जिनका नाम रवासिया, और अगर किसी और का नाम नहीं बनता हो तो उससे पूरी लिस्ट बना दी।